हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, ये धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि समय और जो भी चीज़ें हैं यदि आपके प्रतिकूल ही रहें तभी आपके संघर्ष करने का मज़ा आएगा। अगर ये सभी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएं तो संघर्ष करने का आनंद नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, अब आगे हम जैसे इस चैप्टर में 2 सवाल मात्र बचे थे, इन दोनों सवालों को लगाने के बाद ठीक है, हमारा यूपी बोर्ड का ही सिलेबस का एक चैप्टर है त्रिभुज, उस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ये चैप्टर अपना फिनिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 15वां क्वेश्चन था, 15वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचे थे। 15वां जो क्वेश्चन था हमारे पास ये था, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद तक जाता है मतलब पैर तक जाता है। ठीक है, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कोर को, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पर देखता है, अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कि मीनार के पाद की ओर, मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। समान चाल से जाता है। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड में कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए कि मीनार है और एक रास्ता है राजमार्ग जो मीनार की ओर जा रहा है। ठीक, मीनार की ओर जा रहा है। कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, आदमी यहीं पर है। ठीक, अब क्या होता है, आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से आ रहा है। ठीक है, एक कार यहाँ है। ठीक है, एक कार यहाँ है। ठीक, ये आगे बढ़ रहा है मीनार की तरफ। ये आपके क्या है, मीनार, मीनार की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इस कार को जब ये व्यक्ति देखता है तो इसका अवनमन कोण 30 अंश का होता है। देखो अवनमन और उन्नयन होता क्या है। ठीक है, कहीं उन्नयन कोण देखता है, कहीं अवनमन कोण देखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब अगर ये किसी सामान को नीचे की तरफ देखता है, किसी सामान को ये नीचे की तरफ देखता है, तो देखो उसकी आंखों की क्षैतिज रेखा क्या है, ये है। उसकी आंखों की क्षैतिज रेखा क्या है, ये है। अब उसकी आंखों की क्षैतिज रेखा अर्थात सीधी रेखा, अर्थात ना तो वो ऊपर देख रहा हो ना तो नीचे देख रहा हो। ठीक है, जब ये अपनी क्षैतिज रेखा में देख रहा है, ठीक है, उसके बाद उस वस्तु को देखने के लिए वो अपनी क्षैतिज रेखा से अपनी नज़रों को नीचे झुका रहा है या नीचे की तरफ कोण बना रहा है। तब ये जो कोण बनता है यहाँ अवनमन कोण हो जाता है। जैसे 30 अंश का बना तो यहाँ अवनमन कोण हो जाता है। और कोई व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ पर रखी वस्तु को देखता है, तब ये कोण उन्नयन हो जाता है। दरअसल उन्नयन और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनता है ये अवनमन कहलाता है और यहाँ जो कोण होता है क्या होता है, उन्नयन कोण हो जाता है। ठीक है, और जबकि अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कार यहाँ है। ठीक है, कार यहाँ है और व्यक्ति इस कार को देखता है तब 30 अंश का कोण बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद जब कार और आगे बढ़ जाता है, कार थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, कार यहाँ पहुँच जाता है लगभग 6 सेकंड बाद, अर्थात यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, यहाँ पहुँच जाता है तब कार का अवनमन कोण कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। कितने अंश बना लेता है वो, 60 अंश बना लेता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक जहाँ से 60 अंश बना रहा है, यहाँ से इसके पैर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए A B C D, C से D दूरी अर्थात D से C दूरी तय करने में, ठीक है, कार ने कितना समय लिया, 6 सेकंड का। अब C से B तक पहुंचने के लिए या BC दूरी तय करने के लिए इसे कितना समय लेना पड़ेगा, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा, tan हमको लंब और आधार में, मीनार और आधार में संबंध दिखाना है, इस वजह से हम tan लेंगे। tan थीटा अर्थात 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास, मीनार अर्थात AB, और बटे में आधार क्या है आपका, इस त्रिभुज के लिए आधार BC हो जाएगा, BC है। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 बराबर AB बटे में BC बटा 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो √3 BC बराबर हो जाएगा AB के। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर हो जाएगा √3 BC के। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज जब हम लेंगे तो त्रिभुज ABD से, पूरा त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से अब की बार tan कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार। लंब आपके पास वही पुराना खेल AB, और आधार क्या है, देखिए आधार B से लेकर D तक है, अर्थात क्या है BD। आधार क्या है आपके पास, BD है। ठीक है, tan 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे में √3, पीछे बढ़ चुके हो। AB बटे में BD, BD को क्या लिख सकते हैं हम, B से लेकर D तक जो हमारे पास ये है, ये क्या क्या जोड़कर बना हुआ, BC और CD, इन दोनों को जोड़कर बना हुआ, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। BD को हम लिख सकते हैं BC
और प्लस में सी डी। अब समीकरण फर्स्ट में हम देखें तो ए बी बराबर कितना हम लेके आए हैं, √3 BC, ठीक है, चूंकि ए बी बराबर क्या है, √3 BC है। ए बी बराबर कितना है, √3 BC, तो यहाँ 1/में √3 बराबर ए बी के जगह पे √3 BC बटे में आपका है BC प्लस सी डी। अगर हम तिरछा गुणा करवा दें तो √3 का √3 में करोगे क्या हो जाएगा, 3, BC का गुण BC ही रह जाएगा, BC प्लस सी डी का गुणा 1 में कर देंगे तो BC प्लस सी डी ही रह जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, फिर भी 1 BC है, 3 BC, इसके सामने प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 BC में से 1 BC घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 BC बराबर क्या हुआ, सी डी। 2 BC बराबर क्या हुआ, सी डी। अब एक चीज देखिए यहाँ आप लोग कि C से D तक लिया समय क्या है, लिया समय क्या है, 6 सेकंड। अगर हम यहाँ 6 सेकंड रख दें तो 2 BC बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेकंड, अर्थात BC का दोगुना 6 सेकंड, अर्थात BC बराबर 2 BC बराबर कितना था, CD, ठीक है, अर्थात C से D तक जाने में कितना समय ले रहा है कार, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड हम यहाँ रख देते हैं। 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग कर देगा, तो BC बराबर 6 बटे में क्या हो जाएगा, 2, अर्थात BC बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, 3 सेकंड, ठीक है, अर्थात कार C से B तक पहुंचने में, अर्थात BC दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 3 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो प्रश्न था, प्रश्न ये था कि कोई एक आदमी है, ठीक है, जो मीनार के शिखर पर है और वो मीनार के पाद की ओर जाते हुए कार को देखती है, कार यहाँ D के पास है। अब कार जब यहाँ थी तो वो अवनमन कोण 30 अंश बना रही थी, लेकिन जब कार 6 सेकंड की दूरी तय करे, 6 सेकंड में जो दूरी तय करती है, तो दूरी तय करने के बाद बिंदु C पर पहुंच जाती है। अब बिंदु C पर पहुंचने पर इसका कोण 60 अंश का हो जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि अब यहाँ तो पहुंच गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, वही समय हमको निकालना था। 2 त्रिभुज हमको मिला, दोनों त्रिभुज का प्रयोग करके हमने क्या किया, BC की वैल्यू निकाली, अर्थात B से C तक की दूरी कितने सेकंड में तय हो सकती है कार द्वारा, 3 सेकंड में तय हो सकती है, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, हाँ थोड़ा सा अपनी मानसिकता को व्यवस्थित कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपके मनोमस्तिष्क में एक बार छा गया है कि हाँ ये कठिन है, तो कठिन ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता है। पहली बार में तो आपको छोटा बोलने भी नहीं आया था, यहाँ तो आप गणित सीख रहे हो, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर और 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं,
पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, अर्थात क्या है, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, की दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए दो बिंदु हमारे पास C और D है। मीनार को हम AB मान लेते हैं, ठीक, C और D है दो बिंदु। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये जो उन्नयन कोण बना रहे हैं, अब ये पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पर पूरे हो जाएं। कितने पूरे हो जाएं? 90 अंश पूरे हो जाएं। अब देखो यहाँ, ठीक है, जैसे मान लो कि ये दोनों मिला के पूरक कोण, ये दोनों मिला के क्या है? पूरक कोण है। अर्थात अगर इसको कोणीयक माने, इसको कोण क्या माने? द्वि माने, तो कोणीयक प्लस कोण 2, ठीक है, दिया है क्या? दिया है, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोण एक को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा। अब थीटा प्लस कोण 2, थीटा प्लस कोण 2, दोनों पूरक कोण हैं 90 अंश, दोनों पूरक कोण हैं, अर्थात अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। पूरक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। अब यहाँ दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 अंश। कोण पहला तो थीटा है, अगर हम कोण दूसरा निकालेंगे तो थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक। थीटा क्या हो गया? माइनस हो गया। अर्थात यहां जो कोण बना आपके पास, दूसरा जो कोण बना आपके पास, क्या बना? 90 माइनस थीटा बना। पहला कोण क्या है आपके पास? थीटा, और दूसरा जो कोण आपको मिला वो क्या मिला? 90 माइनस थीटा मिला। अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग पहले त्रिभुज से, त्रिभुज ABC से tan थीटा, अर्थात tan पहले त्रिभुज के लिए थीटा है, थीटा ही है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब आपके पास AB है, बटे में आधार क्या है आपके पास? BC। अब tan, देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? tan थीटा कॉट का अपोजिट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा बराबर AB बटे में BC कितना दिया है? दिया है ना 4 मीटर। कितना दिया है? 4 मीटर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद अगला त्रिभुज हम ले लेते हैं। अगले त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से अब की बार tan और थीटा की जगह पे है क्या? थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा है। थीटा की जगह पे क्या है? 90 माइनस थीटा है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब आपके पास AB है, लंब आपके पास क्या है? AB, और बटे में आधार क्या है आपके पास? आधार आपकी बार पूरा है, B से लेकर D तक BD है। क्या है? BD, ठीक है। अब यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जब आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं ये, तो ट्रिग्नोमेट्री में जाकर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉट थीटा के। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर AB बटे में क्या है? BD। B से D तक पूरा क्या है हमारे पास? 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर। अब चाहे 9 मीटर नहीं ही रहने दो। समीकरण क्या है? सेकंड, ठीक है। समीकरण क्या हुआ आपको? सेकंड मिल गया। हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे दोनों समीकरणों का गुणा करवा देते हैं। समीकरण फर्स्ट इंटू सेकंड से,
दोनों समीकरणों का जब हम गुणा करवाएंगे, दो समीकरण जब भी आपस में गुणा करते हैं तो उनके बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से गुणा करवा देते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से गुणा करवा देते हैं। अब 1/cot थीटा का गुणा किस में हो जाएगा? कॉट थीटा। 1/cot थीटा गुणा कर लेगा किसमें? कॉट थीटा में, बराबर AB बटे 4, AB बटे में 4 गुणा कर लेगा किसमें? AB बटे 9 में, AB बटे में 9। ठीक है, गुणा कर, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर AB का गुणा AB में करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 9 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 बटा 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो AB स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो AB स्क्वायर ही रह जाएगा। 36 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ हमको AB मीनार की ऊंचाई 6 ज्ञात करनी है। 6 दिया है मतलब सिद्ध करना है कि 6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो AB हमको निकालना है, लेकिन यहाँ AB स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब हम वर्गमूल लेते हैं किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है, वर्गमूल ले लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, अर्थात क्या बच जाएगा? AB। और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 हो जाएगा। अर्थात AB हमको कितना मीटर लाना था? अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी लानी थी हमको? 6 मीटर लानी थी, और मीनार की ऊंचाई हमको कितनी मिल गई है? 6 मीटर मिल गई। नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और अब देखिए, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज शुरू करेंगे। त्रिभुज को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। त्रिभुज की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या कसौटियाँ होती हैं त्रिभुज को लेकर, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है, आप किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने हो, ठीक है, इवन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप किसी भी लेवल में तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे जहाँ तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए आप सोच लेते हो कि ये हमको याद होने वाला नहीं है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप कई बार पढ़ते हो, वो चीज़ें कहते हो कि आपको समझ में नहीं। ये बताओ, आज तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आई है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आई है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आपको समझ में आया हो। क्या आपको आपका नाम समझ में आया है? किसने दिया है? किसी दूसरे ने दिया है, यही तो। अगर मान लीजिए कि आपके परिवार वाले आपको बचपन से मंगरुआ कह के बुला रहे हैं, तब तो आप तो मंगरुआ हो गए ना। क्या आपकी क्वालिटी मंगरुआ की है? नहीं है। ठीक है, आपको मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको कहने लगे इंद्रजीत, अगर आपको इंद्रजीत कहने लगे तो इसका मतलब आप इंद्र को जीत कर तो नहीं आए हो। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें डिफाइन नहीं करती हैं, ये चीज़ें डिफाइन नहीं करती हैं कि आप कितना समझ रहे हो। कुछ भी समझ में किसी को नहीं आता। देखिए, पहली बार जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हल्का फुल्का उसके बारे में मतलब ये हो जाता है कि हाँ चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, समझ में क्या आ गया? इस टॉपिक का नाम आपको याद हो गया। जब वही चीज़ दूसरी बार हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें हल्का फुल्का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा हमको ज्ञान हो जाता है उस टॉपिक को। लेकिन जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का हमको ज्ञान हो जाता है, जब तीसरी बार उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, और जब चौथी बार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चौथी बार, तब वो आपके एक क्या नाम है, अभिव्यक्ति में आ जाता है। अभिव्यक्ति मतलब आपको किसी को समझाना हो तो आप उसे समझा सकते हो। लेकिन जब वही चीज़ आप पांचवी बार पढ़ते हो तो ये आपके क्या होता है, एक्सपीरियंस में आ जाता है, आपके अनुभव में आ जाता है। ठीक है, और जब पांचवी बार पढ़ने के बाद आपके अनुभव में कोई चीज़ें आ जाती हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको बता नहीं सकती है कि ये ऐसा। अगर कोई भी गलत कहेगा तो आप तुरंत उसके बारे में आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या कह दोगे, नहीं ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसको बचपन से ही बाइक चलाना सिखाया गया है। अब वो बाइक चलाना जानता है, कोई प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए वहीं बगल में एक मजा हुआ एक क्या नाम है, इंजीनियर है, जिसको बाइक के कड़कड़ के बारे में पता है, लेकिन वो बचपन से बाइक को चलाना नहीं सीखा है, अर्थात बाइक को चलाना उसको नहीं सिखाया गया। अब एक बात बताइए,
पूर्ण जानकारी होते हुए भी क्या वो बाइक चला सकता है इंजीनियर? नहीं चला सकता है। लेकिन कुछ भी जानकारी ना होते हुए भी, ठीक है, कि ये कहाँ काम आता है, क्या काम आता है, क्या काम करता है, ना जानकारी होते भी वो लड़का बाइक चला लेता है। अर्थात है क्या, आपने किसी कार्य को बार बार किया है, आपने किसी कार्य को बार बार किया है, उस कार्य को बार बार करने से वो आपकी अभिव्यक्ति में आ गया है, ठीक है, वो आपके अनुभव में आ गया है, और आपके अनुभव में आ जाने की वजह से वो क्या होता है कि वो चीज़ें आपको, ठीक है, पूर्ण तरीके से याद हो जाती हैं, और याद होने के बाद आप कहते हो हमको समझ में आ गया। कोई भी टॉपिक आपको एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, समझ में क्यों नहीं आएगा? अगर एडिशन किसी बल्ब को बनाने के लिए 1200 बार प्रयास करते हैं, तो आप किसी सवाल को लगाने के लिए क्या 12 बार प्रयास नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। जिंदगी आपकी है, निर्णय एक बार मिली है, क्या भरोसा कहाँ आप शिकार हो जाओ, कोई पता नहीं है जिंदगी का। तो जब तक आप रहो, अपना बेस्ट अपने आप को दो, और अपना बेस्ट आप जितना ही दोगे उतना ही बेहतर रहेगा। और अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।